टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है। यहां पर हम ये जानेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद जो बनने वाले कंपाउंड है हमारे, वो कंपाउंड किस नाम से जाने जाते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड, और नॉन मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये किस तरह से बनते हैं इन सब को हम डिटेल में और आगे जानेंगे। फिलहाल आगे है केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है? केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन का ये मतलब है कि मेटल एंड नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी एक बॉन्ड बना रहे हैं या आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसे हम केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। रीजन क्या है? आखिर क्यों एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से या कोई नॉन मेटल से रिएक्ट करता है? रीजन होना चाहिए। विदाउट रीजन तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, तो उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? जो भी मेटल या जो भी नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करने जा रहा है या रिएक्ट कर रहा है, वो चाहता है कि टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट या वांट टू बिकम स्टेबल, यानी वो चाहते हैं कि इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट वो अचीव कर ले या फिर वो स्टेबल हो जाए। अब ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, एक स्टेबल और दूसरा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ये क्या होता है? इन दोनों टर्म्स को जानने के लिए हमें एक थ्योरी है, ऑक्टेट थ्योरी। इस ऑक्टेट थ्योरी को हमें समझना होगा। ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करने वाले कुछ एलिमेंट्स, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन जैसे एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स के लिए बनाई गई है, आपका जो अगला चैप्टर है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है। उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो स्पेशली एलिमेंट्स के लिए बनाई गई टेबल है, उसमें हम देखेंगे कि इन सभी एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 18 में जगह दी गई है। ग्रुप नंबर 18 में जगह देने का रीजन है कि इन सभी के वैलेंस सेल में, यानी इन नोबेल गैसेस के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम एक ऐसी नोबेल गैस है या एक ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये स्टेबल हो जाता है। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, यानी नोबेल गैसेस जितनी भी हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या रिएक्टिव नहीं होते, बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या फिर नहीं होते, और नॉट। मतलब ये कि ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते। आप कभी भी कोई ऐसा कंपाउंड नहीं देखेंगे जहां पर आप कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं देखेंगे जहां पर कोई नोबेल गैस यानी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन या हीलियम या जीनॉन या रेडॉन किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना रहे हो। जी नहीं, ये इंडिविजुअल अकेले रहते हैं और इनका इंडिविजुअल ही यूज होता है, अकेले ही इनका यूज होता है। इनके बारे में और आगे किसी टॉपिक में जब स्पेशली नोबेल गैसेस का टॉपिक किसी दिन समझाया जाएगा तो इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 115 एलिमेंट्स हैं, उनमें से नोबेल गैसेस जितनी भी हैं या फिर ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट नहीं करने का रीजन है कि उनकी लास्ट सेल में, वैलेंस सेल को लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। अब हम आ जाते हैं
कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, तो रीजन यही है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से नहीं होता है। किसी भी मेटल या नॉन मेटल के वैलेंस सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं मिलेंगे। किसी भी मेटल या नॉन मेटल के वैलेंस सेल में यानी आखिरी सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं मिलेंगे। वो चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें और इसकी वजह से ये दूसरे मेटल्स के पास, नॉन मेटल्स के पास या कोई नॉन मेटल खुद नॉन मेटल के पास जाता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। और जब उससे वो किसी भी तरह से, चाहे वो शेयरिंग करके या फिर ट्रांसफॉर्म करके, यानी कि पूरी तरह से ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर करके वो जब इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो फिर वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब हमें जो समझना है वो ये कि मेटल एंड नॉन मेटल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इन्हें हम समझेंगे। देखिए, अगर आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक अच्छे से लर्न है तो आपको फायदा क्या क्या होगा वो समझ लेते हैं। आप ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए आपको ये पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है ए नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं 11, और इसके बाद में आपको ईसी करना आना चाहिए। ईसी व्हाट 9th में बताया गया था। ईसी मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक ये ईसी करना आना चाहिए, यानी कि सोडियम एटम की जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना आना चाहिए। तो हमने आपको 9th में बताया था कि पहली सेल में 2, दूसरे में 8, फिर बचा 1। इस तरह से आप सोडियम एटम की सेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और इसी को हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और इन सेलों के कुछ नेम होते हैं, स्पेशल नेम के, एल एंड एम। अभी फिलहाल 3 सेल फिल है इलेक्ट्रॉन से और लास्ट सेल जो है वो कंप्लीटली फिल नहीं है। देखिए यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, व्हेन इवन the valence shell have 1, 2 or 3 electron, then it is a metal। ये इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है किसी भी एलिमेंट का, और ये कब कर पाएंगे आप? ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो। एटॉमिक नंबर ही नहीं पता तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर याद करना जरूरी है। अब सपोज आपने एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, अब लास्ट में देखा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सेल, लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोला जाता है। ये जो लास्ट सेल है हमारी, ये हमारी वैलेंस सेल कहलाती है, वैलेंस सेल। और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसलिए हम इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी बनाता है। तो देखिए यहां पर एटॉमिक नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटॉमिक नंबर से हमने ईसी किया और पाया कि लास्ट में जो वैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये पहुंचा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका वैलेंसी 1 रखता है, वैलेंसी 1 रखता है। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस सेल में है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ मेटल, इट इज अ मेटल।
और नॉन मेटल का केस देखिए, नॉन मेटल का केस, अभी नॉन मेटल का केस क्या है, कोई एक ले लेते हैं एलिमेंट, सपोज मान लीजिए आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, ये, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका जब हम इसी करेंगे तो 2 और 6, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6। यहां पर फिर से एक नोट, इफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, मोर देन 4 का मतलब क्या हुआ कि या तो मोर देन 4 और या 5 हो, 6 हो, 7, 5, 6 या 7, देन इट इज अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल हो जाएगा, एंड इट्स वैलेंसी विल बी नेगेटिव, इसकी जो वैलेंसी होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर किसी एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाती है। और कैसे वैलेंसी निकालेंगे, फिर उसको 8 से माइनस करके, जैसे इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बात ये करें कि भाई ये मेटल है या नॉन मेटल ऑक्सीजन, तो ये नॉन मेटल होगा, क्योंकि रीजन दे दिया है कि अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में तो फिर वो एलिमेंट नॉन मेटल ही होगा। अब बात ये करें कि वैलेंसी कितनी होगी इसकी, तो वैलेंसी निकालने के लिए अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है तो फिर 8 से माइनस करके, 8 से आपने माइनस किया तो आया कितना 2, क्योंकि माइनस करके निकाला है इसलिए ये वैलेंसी आपकी नेगेटिव वैलेंसी होगी, यानी नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव वैलेंसी रखता है, इसलिए ये एक नॉन मेटल है। और यहां पर सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के लास्ट में 1 वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि 1, 2 या 3 हो तो फिर जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव ही रहेगी, माइनस नहीं करना है, पॉजिटिव ही रहेगी। और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। तो कैसे पहचानेंगे मेटल या नॉन मेटल को, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो वैलेंस सेल पे इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आपके 1, 2 या 3 आते हैं तो फिर वो मेटल होगा, और अगर 5, 6 या 7 आते हैं तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ही वैलेंसी हो जाती है, बट अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी आपको निकालना है, माइनस करके निकालना है। जब आप माइनस करके निकालेंगे तो वो नेगेटिव वैलेंसी होगी, और ऐसा नॉन मेटल के साथ में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे जहां पर मेटल और नॉन मेटल को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, और रिएक्शन के बाद में जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम और Cn क्लोराइड। ठीक है, अभी ये और ये नॉर्मल एटम है, नॉर्मल एटम, ये सोडियम और ये क्लोराइड, क्या है ये नॉर्मल एटम। ये दोनों इस सिचुएशन में आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। इन्हें अगर रिएक्शन करना है तो सबसे पहले इन्हें आयंस बनना होगा। क्या बनना होगा? आयंस बनना होगा। यानी बिफोर रिएक्शन
it is necessary to become both elements and ion। आयन बनना होगा ही। और आयन बनने के लिए, अब ये आयन क्या होते हैं, तो सोडियम आयन कब बनेगा, फिर से वही सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 1, यानी अब वो बात जो ऑक्टेट थ्योरी ने बताई थी कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं। और इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई गंगा नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, ऐसे इन एलिमेंट्स का केस है कि ये सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, लेकिन ये सौभाग्य जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नोबेल गैसों को मिला है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के ऊपर कृपा दृष्टि हुई है ऊपर वाले की कि भैया तुम्हारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी तुम इनर्ट हो। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन उन सबके पास 8 होते हैं तो उनको यह सौभाग्य प्राप्त है। बट इनके अलावा, उन नोबेल गैसों के अलावा किसी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आयन बनाते हैं। और जब वो आयन बनाएंगे तो रिएक्शन की कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन की कंडीशन में आ जाएंगे। तो सोडियम जो एटम था जिसका एटॉमिक नंबर 11 था, ये अभी कुछ नहीं कर सकता, ये तभी कुछ कर सकता है जब ये आयन बना लेगा, क्योंकि इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है लास्ट सेल में। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और 1 इलेक्ट्रॉन अपना ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। रिमूव क्यों करेगा भाई, 1 जो है ना, 1 एक तरीके से डोनेशन की कंडीशन है, भैया ले लो। जैसे अभी इसका भी केस लिखते हैं, Cl का। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका अगर हम इसी करें तो 2 8 और 7, यानी K में 2, L सेल में 8 और M सेल में 7। इसके पास भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? तो भैया ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई मुझे कोई एक दे दो, क्योंकि 7 बहुत ज्यादा है, ये कहां अपना देगा किसी को। ये तो ऐसी सिचुएशन में है ना कि भैया मिल जाए तो सही है। और ये क्या करेगा, यार एक है मेरे पास, कोई भी ले ले, मैं क्या करूंगा। और ये आप 7 रख रहा है तो ये कहां दे देगा, इसके पास तो बहुत सारे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन Cl जो है वो गेन करने की सिचुएशन में है, और ये डोनेट करने की सिचुएशन में है, यानी ये देने की सिचुएशन में है और ये गेन करने की सिचुएशन में है। तो जैसे ही डोनेट होगा, यानी जैसे ही कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर आयन बन जाएगा। तो यहां पर Na ये अपना जब इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट कर देगा तो Na+ आयन बना लेगा। और आयन के बारे में भी अगली क्लास में बताएंगे डिटेल में, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल आप ये जानिए कि जब कभी कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो आयन बनाता है, और इस तरीके के आयन को हम पॉजिटिव आयन बोलते हैं। और पॉजिटिव आयन का एक और नाम है कैटायन। पॉजिटिव आयन का एक और नाम है कैटायन, यानी पॉजिटिव आयन कह लीजिए या कैटायन कह लीजिए। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वो बनाएंगे क्या, नेगेटिव। अब सपोज इसने एक ले लिया, तो लेने के बाद में ये -1 अपने ऊपर चार्ज ले लेगा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का चार्ज। ये चार्ज ये बताते हैं कि इसे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिला है। अगर सिर्फ Cl लिखा होता तो फिर अभी ये जस्ट ओनली एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। एक चीज और, अब अगर सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर कोई पूछ ले भाई कितना है, तो अब इसका एटॉमिक नंबर 10 है।
11 नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आयन ने डोनेट कर दिया है। और यहां पर आ जाइए Cl, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन, और इसका दूसरा नाम भी है एनायन, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर अब 18 हो जाएगा। 18 क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस चार्ज है, दैट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया है। अब देखिए दोनों बन गए आयन Na और Cl। जब ये दोनों आयन बन गए तो अब ये तैयार हैं, किसके लिए तैयार हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए या केमिकल बॉन्डिंग के लिए ये तैयार हैं। क्योंकि जब ये आयन बना लेंगे तो दोनों में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे लगा और ये कंबाइन हो गए और एक कंपाउंड बन गया NaCl। सोडियम क्लोराइड है इसका नाम, सोडियम क्लोराइड है इसका नाम। और ये जो बना है ये आयंस की वजह से बना है, इसलिए इसे हम नाम देंगे आयनिक कंपाउंड। किसकी वजह से बना है? आयन की वजह से बना है, इसलिए हम इसे नाम देंगे आयनिक कंपाउंड। भाई कोई पूछे NaCl को अलग कर दीजिए, तो जब हम अलग करेंगे तो NaCl ये अलग हो गया, और जब कंबाइन करेंगे तो इस तरह से ये कंबाइन हो जाएगा। ऐसे हम जितने भी कंपाउंड बनाएंगे, यानी आयंस के कॉम्बिनेशन से जितने भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से जितने भी हम कंपाउंड बनाएंगे उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो यहां पे एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि अगर आपको कंपाउंड बनाना सीखना है तो आपको बहुत जरूरी है वैलेंसी पता होना और एटॉमिक नंबर पता होना, जिससे कि आप कंपाउंड बना सकते हैं। और कंपाउंड आयनिक या कोवैलेंट, दोनों तरह के कोवैलेंट कंपाउंड का टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा। फिलहाल आयनिक कंपाउंड का हमारा टॉपिक यहीं तक था। कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं।